मैंने बस अपने दिल में सोचा और मैं इत्मीनान से रहा कि अब मैं इस लड़की की मदद कर ही रहूंगा। और उसके बाद मैं पूरी तरह से अलका की जानिब ही मुतवज्जा हो गया। थोड़ी सी तफसील में भोजपुर के बारे में जानना चाहता था और उसके बाद मैं अमल करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन उसकी बातों से मुझे इतना अंदाजा भी हो चुका था कि अब इससे मजीद और कुछ मुझे मालूम नहीं होना है, क्योंकि ये इसके अलावा और कुछ जानती भी नहीं है। मैंने कहा कि अलका, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारा न जाने कितने दिन से इंतजार कर रही हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। और तुम पर मुझे एतमाद है, क्योंकि मेरे नाना जी ने तुम्हारे बारे में बता दिया था और उन्होंने ही मुझे बताया है कि मैं तुम्हारे साथ चले जाऊँ, तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम इसे मुझ पर भरोसा तो हो गया। जैसे ही वो तैयार हुई तो मैं मंदिर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजार कर उसे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में लेकर आ गया। इसके बाद वो मेरे साथ चलती रही। उसके बदन में हल्की हल्की सी थरथराहट सी मौजूद थी। मंदिर के पीछे थोड़ा सा सपाट मैदान था और उसके बाद ही पीछे वाली बस्ती शुरू होती है। लेकिन हमें बस्ती में किसी का घर नहीं ढूंढना था, बल्कि बस्ती से गुजर जाना था बिना किसी की मालूमात के। मैंने उसके बाद बस्ती के आखिर में एक दरख्त के नीचे 2 घोड़े बंधे हुए देखे। उन घोड़ों को देखकर अलका वहीं पर रुक गई और कहने लगी, शाजिल जी, अगर हम पैदल चलने के बजाय इन घोड़ों पर ही अगर सफर करें तो कैसा होगा? क्या आप घोड़े की सवारी जानते हैं शाजिल जी? घोड़े की सवारी कर लेंगे? मैंने कहा, पता नहीं ये घोड़े किसके हैं अलका। तो अलका कहने लगी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर आप मेरी मदद करने का फैसला कर चुके हो शाजिल जी, तो थोड़े काम तो हमें ऐसे उल्टे सीधे भी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे उस पुजारी को मालूम पड़ेगा कि मैं मंदिर में मौजूद नहीं हूँ, यहाँ से भाग गई हूँ, तो वो भी हमारे पीछे पैदल नहीं आएंगे, बल्कि बंदे घोड़े के जरिए ही दौड़ा कर आएंगे और बस्ती वालों को भी हमारे पीछे लगा देगा। बस्ती वाले भी ढूंढेंगे और वो पुजारी भी ढूंढेंगे। पता नहीं क्या होगा हमारे जीवन का। इसलिए सही समय यही है शाजिल जी। घोड़े से हमारी सफ़र की रफ्तार भी तेज हो जाएगी और हम दूर तक निकल सकते हैं। मैंने एक ठंडी सांस भरी और अलका की बात पर एतराफ़ कर लिया। कहा कि ठीक है, मैं राज़ी हूँ। बड़े घर की लड़की थी अलका, सब कुछ चीज़ें समझती ही होगी। मैंने यही सोचकर उस पर भरोसा कर लिया था। हम रातों रात उन घोड़ों की रफ्तार की वजह से बहुत दूर निकल आए। अलका रास्ते भर मुझसे बातें भी कर रही थी और सफ़र भी कर रही थी। रास्ते में बात करते करते अलका मुझसे कहने लगी, शाजिल जी, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि पुजारी धनराज कैसे कैसे अमल, कैसे कैसे मंत्र जानता है। मैंने बहुत से लोगों से उसके बारे में बहुत कसीदे सुने हैं, तारीफ़ें सुनी है। तभी मैंने उससे सवाल किया, तुम्हारा चाचा राज रतन आखिर उस पुजारी से चाहता क्या है अलका? तो अलका मुझसे कहने लगी, शाजिल जी, थोड़ा सफ़र तय हो जाए और हम खतरे से बाहर निकल जाएं, तो उसके बाद हम इस पर तफसील से बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उसके बाद सुबह का उजाला निकलने लगा। हम जंगल में अच्छी खासी दूरी पर निकल आए थे। मैंने उसके बाद घोड़े रोक दिए। मुझ पर नींद का गलबा तारी हो चुका था। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और अलका की आंखें भी साफ तौर पर बोझल दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैंने घोड़े की हिफाजत का बंदोबस्त किया। एक साफ सुथरी मैंने पहले जगह तलाश की और उसके बाद घोड़ों को बांधा और उन पर बैठकर हम सुस्ताने लगे। मैंने उसके बाद कहा, मेरा ख्याल है अलका कि जितना सफ़र हमने तय कर लिया है, अगर हमें कोई ढूंढने भी निकलेगा तो जल्द से जल्द तो हमें तलाश करने ही पाएगा और उसे बहुत वक्त लगेगा। मैंने कहा, तुम मुतमईन रहो। अच्छा अलका, तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया अलका। तो वो कहने लगी, यकीन करो शाजिल जी, कोई तफसील है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। बस राज रतन को आज से अपना चचा नहीं कहूँगी, ना ही कोई अपनायत उससे रखूंगी। उसने दौलत की खातिर ही, पैसों मालो दौलत की खातिर ही मुझे अपने रास्ते से हटाया था। मैं नहीं जानती कि उसने मेरे पिताजी से क्या कहा होगा और क्या मांगा होगा मेरे बदले। मैं उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मुझे सारी कहानी अब पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही थी। यह खलिश मुझे कहीं से कहीं तक समझ में ही नहीं आ रही थी। तभी अलका बोली, देखो शाजिल जी, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हमें सबसे पहले भोजपुर तलाश करना पड़ेगा। अब जैसे ही कोई बस्ती आएगी तो हम वहाँ पर रुक कर भोजपुर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि भोजपुर कहाँ है। उसकी बात सही भी थी, क्योंकि हमें भोजपुर ही जाना था, तो उस मंजिल को तलाश करना तो बेहद ज़रूरी था। मैंने कहा कि सही बात है तुम्हारी। उसके बाद मैं खामोश हो गया। बहरहाल इस तफ्तीश में ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं आई, क्योंकि हमें इसका मौका ही नहीं मिल सका, क्योंकि हमारी उम्मीद के बिल्कुल परे हमें कुछ घुड़सवार दूर से आते हुए नजर आने लगे, जिनको देखकर उनके इरादे साफ तौर पर जाहिर हो रहे थे कि वो हमें ही तलाश कर रहे होंगे। क्योंकि इस जंगल में इतने सारे घुड़सवार एक साथ दिखना, वो भी एक रफ्तार से चलने वाले होना हो, ये हमें तलाश करने ही आए हैं। उन घोड़ों पर जो सवार थे, उन सवारों में 2 तो पुजारी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। पुजारी किस्म के लोग ही थे, जिन्हें देखकर अलका एकदम से करांच कर बोली, हाय राम, अब क्या होगा? शाजिल जी, मैं इन्हें जानती हूँ। ये उस मंदिर के पुजारी हैं जहाँ से हम भाग कर आए हैं। जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा।
सोचने समझने का कुछ मौका मुझे भी नहीं मिला, हमें वहाँ से फरार होना था। हम घोड़े पर बैठे और वहाँ से सफ़र आगे जारी रख के दौड़ निकले और उन लोगों की यानी पुजारी के भेजे हुए उन तलाश करदा लोगों की नज़रों से ओझल होने की कोशिश करने लगे। हमने कुछ दूर का सफ़र तय भी नहीं किया था क्योंकि हमें रास्ता वहाँ से मिल ही नहीं रहा था। हमने अपने हिसाब से रास्ते मुख्तलिफ तौर पर इख्तियार कर लिए थे और हमें इस बात का बहुत दुख था कि हमें रास्ते नहीं पते हैं और हम ये नहीं चाहते थे कि वो हमारे घोड़े के पंजों के निशान से हमारा ताक़ुब करते हुए पीछा करते हुए आ जाएं। इसलिए हमने एक पहाड़ी नीचे उतर गई। पहाड़ी उतरने के बाद हमने देखा कि उसके दोनों किनारे बहुत ऊंचे थे और घोड़े झाड़ों के पास से निकलते ही जा रहे थे। अच्छी खासी बड़ी और तवील घाटी थी जिसका अंत एक खुमार में हुआ। एक और मुश्किल हमारे सामने अब पेश आ गई थी कि यहाँ पर दरख्त इतने घने थे कि एक दूसरे में मिले हुए थे, एक दूसरे में घुसे हुए थे। घोड़ों के इनके दरमियान से चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि घोड़े पर बैठकर इनके दरमियानों में से निकला जाए। इसीलिए हमने यही फैसला किया कि अब घोड़ों को यहीं पर छोड़ना होगा और आगे सफ़र अब पैदल ही तय करना होगा। फौरी तौर पर उन लोगों से बचना हमारे लिए सबसे मेन मकसद था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था क्योंकि अगर वो हमें पकड़ लेते तो हमारा पता नहीं क्या हश्र होता। हमने घोड़ों से निजात पाई और घोड़ों को यूं ही खुला छोड़ दिया उन्हें जाने के लिए और अब हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। हम घने दरख्तों के दरमियान ऊंची झाड़ियों और बड़ी बड़ी घासों में रास्ता बनाते हुए आगे चलते गए और आखिरकार ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हमें कोई राह दिखाई दे। हमने जैसे ही वो मंजर देखा तो सियाह रंग की चट्टानें हमें एक दूसरे के अंदर नजर आने लगी। हमें एक गार का दहाना यानी दरवाजा नजर आया। तभी अलका ने दहाने को देखकर कहा, शाजिल जी, लगता है हमारे ऊपर मुश्किल आन पड़ी है और मुझे इस मुश्किल की पहले से उम्मीद थी शाजिल जी। ये गार हमारे लिए इस मुश्किल वक्त में पनाहगाह साबित होगी शाजिल जी। क्यों ना इसमें पनाह ले ली जाए। मैंने कहा, क्यों नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पहले अलका जी हमें यह ताक़ुब कर लेना चाहिए कि कहीं वो पीछा करने वाले हमारे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गए हैं, वरना वो गार को भी आसानी से ढूंढ लेंगे और अगर वो हमें ढूंढ लिए तो वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। गार का जो दहाना था, दरवाजा था, वो जंगली झाड़ियों से ढका हुआ था। हमने पहले ताक़ुब किया कि वो यहाँ पर आसपास तो नहीं है। जब नहीं दिखे तो हम उस झाड़ियों को हटाते हुए इस गार के दहाने से गार के अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक नागवार सी बदबू बुरी तरह से फैली हुई थी। अंदर जाकर ना चाहते हुए मेरे दिमाग में खलिश पैदा हो गई क्योंकि अलका तो ऐसा लग रहा था ऐसे उसे बास आ ही नहीं रही है और वो बड़े इत्मीनान से अंदर गार के अंदर दाखिल हो गई थी। इतनी मासूम और सीधी सारी लड़की से मैं इतना निडर होने की तवक्को यानी इतना निडर निकल जाएगी इसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और यही बात मेरे शक करने की वजह बन रही थी। लेकिन बहरहाल मैं उससे कुछ कह नहीं सकता था। हम इस गार में लंबी दूरी अब तय कर चुके थे। इस लंबी गार में हम आगे निकल चुके थे और गार की तारीकी तो इतनी ज्यादा थी कि अलका मुझे अब नजर ही नहीं आ रही थी। हवा के वो ताजे झोंके जो हवा आ रही थी वो गार के दूसरे सिरे से आ रहे थे। मैं रुका तो अलका ने मुझसे कहा, शाजिल जी, अभी हमें इस गार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है अलका जी। फिर ना जाने क्यों मैं उसकी बात मानता गया और हम गार के दहाने पर ही बैठे रहे। दिन गुजरता गया, गुजरता रहा। तभी दिन जब ढल गया तो गुजरते ही अलका ने कहा, बेहतर है कि हम यहीं पर रात गुजार लें क्योंकि इन लोगों का खतरा अभी भी लाहक है। तब तक ये थकेंगे नहीं जब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अलका कहने लगी, गार का दूसरा दहाना भी झाड़ियों से पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए शाजिल जी। इस तरफ वैसे भी अब कोई नहीं आएगा क्योंकि रात का वक्त होने वाला है। मैंने अलका की बात से न जाने क्यों पर ना चाहते हुए भी इत्तेफाक कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और गार में बैठे बैठे ही हमने रात कर दी। रात हो गई और अब हम दोनों पर सुस्ती छाने लगी थी। गार किस तरह का भी था लेकिन साफ सुथरा था। तभी अलका जी मुझसे बोली, शाजिल जी, हालात किस तरह के भी हों, हमें कभी कभी ऐसी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है जैसी आज हमारे सामने आन पड़ी है। आज रात हमें प्यासी ही गुजारनी होगी। प्यास बहुत है लेकिन पानी नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रात हमारी निजात की रात होगी। हमें इसके बाद निजात मिल जाएगी और हमें तलाश करने वाले जो वो ढोंगी पुजारी हैं वो यहाँ से मायूस ही लौट जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं हाथ लगेगा। आराम करें, मैं थोड़ा पीछे होकर लेट जाती हूँ। हम दोनों अब आराम करने की सिचुएशन में ही हैं। उसके बाद मैं अल्लाह का नाम लेकर उस फर्श पर लेट गया क्योंकि ये गार ऐसी थी नहीं कि जहाँ पर आराम किया जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमें वहीं पर करना था। लेकिन इस गार में मैंने एक बात नोट की कि नींद भी कमाल चीज़ होती है। ना भूख देखती है ना प्यास देखती है। मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गया। रात का ना जाने वो कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आँख खुल गई। एक अजीब से सन्नाटे का एहसास मुझे होने लगा। मेरे होशो हवास जाग रहे थे और इन्हीं होशो हवास ने मुझे फिर एहसास दिलाया कि मैं यहाँ पर तन्हा हूँ। ना जाने मेरी कौन सी हिस्स ने मुझे बेदार कर दिया था और मैं बेदार होते ही उठ बैठा। ऐसे खामोशी और सन्नाटे भरे उसमें मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ और सांसें भी महसूस हो रही थी।
मैंने ये भी महसूस किया कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और वहाँ पर अलका का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने बेचैन होकर अलका को आवाजें दी। मेरी आवाज गूंजी भी और गार के कोई दूसरे सिरे पर भी होता तो सुनकर अंदर आ जाता। सोते वक्त तो अलका मुझसे कुछ फासले पर ही लेटी हुई थी, लेकिन अभी वो यहाँ से पूरी तरह से गायब थी। मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। क्या वाकई में अलका यहाँ से गायब हो गई है? वो खुद भाग गई है या कोई उसे ले गया है? अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था और बेचैनी से मैं उठ खड़ा हो गया। मैं परेशान हो गया था। अलका मेरी कोई रिश्तेदार नहीं लगती थी, लेकिन उसे साबित सलामत उसके घर पहुंचाने का तहफ्फुज मेरे दिल में था और मैं जिम्मेदारी ले चुका था, इसलिए मुझे उसकी परवाह हो रही थी। उसे अगर मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंच गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने सोचा मुझे होशियार रहना चाहिए और मैं होशियारी के साथ गार से बाहर भी आ गया, लेकिन हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का ही राज था। अब क्या होगा? क्या अलका उन पुजारियों से मिली हुई है या अलका भी एक साजिश के तहत शाजिल को मिली है या फिर अलका को पुजारी उठाकर ले गए हैं? ये सारी मालूमात जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।